अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज थोड़ा सा बैकग्राउंड बदला हुआ है। मैंने कहा रोज़ आपको कमरे से बैठ के, दफ्तर से बैठ के जो वीडियो बनाते हैं उससे ज़रा हट के बनाई जाए। तो आज मौसम तो इतना अच्छा नहीं है लेकिन रोशनी बेहतर है, ठंड है थोड़ी लंदन में। तो यहाँ से बाहर से खड़े होकर आपसे गुफ्तगू करनी है। गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग है और ख़बर भी मेरे पास बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। ख़बर की डिटेल तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है लेकिन मसला ये है कि अगर मैं पूरी ख़बर शेयर करूँगा तो जो ख़बर देने वाला है उसका सर भी कलम हो सकता है, क्योंकि वो जिसे कहते हैं कि शारक से भी ज़्यादा नज़दीक है मामलात के। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको जिस हद तक बात पहुँचा सकूँ पहुँचा दूँ। बाकी आप ख़ुद कहते हैं ना, आप पे बहुत समझदार हैं और मामले का हिसाब लगा लेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी ख़बर तो आप सब जानते हैं कि वो ख़बर यही है कि नवंबर 28 से पहले जो है एक एक्सटेंशन है, तसलसल है या रीअपॉइंटमेंट है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और उस सवालिया निशान के मामले में अगर आप मुझसे पूछिए कि सिचुएशन इतनी गंभीर हो चुकी है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने बड़े ही टैक्टफुली और बड़े ही तरीके से अपने आप को इस वक्त पाकिस्तान की फ़िज़िकल जुरिस्डिक्शन से निकाल लिया है। ये कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त जिनीवा में मौजूद हैं और हमारे वहाँ पे ख़बरें देने वाले इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि उनका वाकई ही तन हॉस्पिटल में कोई ना कोई प्रोसीजर हुआ है, लेकिन ये कोई इमरजेंसी प्रोसीजर नहीं था। ये एक ऑप्शनल प्रोसीजर है। जैसे दिल के मामलात होते हैं, आपको पता है कि आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप फ़लाँ काम करवा लें, तो आप कहते हैं जी चलें ठीक है, मैं अभी ज़रा 10 दिन ये देख लूँ या वो कर लूँ। तो मेरे ज़राए के मुताबिक नवाज़ शरीफ साहब ने इस प्रोसीजर की जो, और ये जेन्युइन ही प्रोसीजर है, हम हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि नवाज़ शरीफ साहब का इस वक्त जो दिली मामला है या सेहत का मामला है ये कोई मेड अप है। हमारे तो ज़राए यही बताते हैं कि प्रोसीजर भी जेन्युइन है और उसकी टाइमिंग भी जो है नवाज़ शरीफ साहब ने बड़े ही तरीके से और बरमौका की है। अब उनका पाकिस्तान से इस वक्त बाहर चले जाना इस बात की निशानदेही करता है कि जनाब ऑल इज़ नॉट वेल। अब हम आते हैं अपनी जो सबसे कह लीजिए ब्रेकिंग ख़बर है या बड़ी ख़बर है, वो ये है कि जनरल आसिम मलिक साहब, हम आसिम मुनीर साहब की बात नहीं कर रहे क्योंकि मेन एक्सटेंशन तो आसिम मुनीर साहब की है। बाकी किसी की एक्सटेंशन होती है नहीं होती, तसलसल होता है नहीं होता, उसका पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना है। लेकिन आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन है 28 नवंबर को, और उस वक्त तक तो या तो आप देखिए कि उनका वो जो कहते हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ और कोई नोटिफिकेशन ना हो, कोई कोरिजेंडम ना हो, तो पूरा मामला जो है वो हवा में रहेगा। ऐसे भोले तो हमारे आसिम मुनीर साहब नहीं हैं, लिहाजा 28 नवंबर से पहले कुछ ना कुछ तो ज़रूर वाज़े हो जाएगा ताकि किसी किस्म का कोई अभाम ना रहे। दूसरी जानिब अक्टूबर में जनरल आसिम मलिक जो DGISI हैं, उनका भी जो है वो मुद्दत पूरी हो रही है। जनरल आसिम मलिक इस वक्त 2 ओहदों पर मुतय्यन है। एक ओहदा है जनाब DG of ISI जो ज़्यादा पावरफुल ओहदा है, और दूसरा ओहदा है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आसिम मलिक साहब को अमेरिका की आप कह लीजिए फरमाइश पे या रिक्वायरमेंट पे बनाया गया था, क्योंकि जिस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई तो उसके बाद जो एक रिवाइवल किस्म का एक या रिवाइव्ड किस्म का रिलेशनशिप बना हमारी इस्टेब्लिशमेंट का अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया जनरल आसिम मलिक ने। और उसमें उन रवाबत के लिए बड़ा ज़रूरी था कि वो महज DGISI ना हो बल्कि एक मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो रखते हों, जिसकी वजह से उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगाया गया, जो दूसरी जानिब मार्क रूबियो भी हैं। तो इस तरह से उनके आपस में सिलसिला जो है मुलाकात का या बातचीत का शुरू हुआ। अच्छा जी, अब इसके अंदर सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे इल्म में आई है वो है जनाब जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं, उनके जो इस वक्त एक्सटेंशन का मामला है, उस एक्सटेंशन के मामले के अंदर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त रुकावट है वो आप ये समझिए कि जनरल आसिम मुनीर साहब का उनके ऊपर एतमाद है। ज़ाहिरी बात है, जब उनको DGISI बनाया गया था तो उनके ऊपर एतमाद था, तो उनको DGISI बनाया गया था। लेकिन अब वो एतमाद, वो ट्रस्ट और वो जो आप किस्म का कह सकते हैं ताल्लुक़ है,
वो उस तरह से बरकरार नहीं है। और इस ताल्लुकात में और इस ट्रस्ट में दरार की जो सबसे बड़ी वजह है वो कोई और नहीं हमारे प्यारे राज दुलारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। क्योंकि अब मुझे यहाँ पे ज़रा तौक़ुफ़ करके आपको याद दिलाना पड़ेगा कि मियाँ साहब ने ज़िंदगी में ना बड़े जर्नैल खाए हुए हैं। अब हाल ही में अगर आप देखिए तो जनरल नदीम अंजुम साहब थे। नदीम अंजुम साहब जो थे, अगर आप उनको देखिए तो नदीम अंजुम को DGISI बनाया जनरल बाजवा ने, और वो उनको DGISI बनाने के लिए बाकायदा एक जंग लड़ी गई उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब से, और जनरल बाजवा ने अपने एक बहुत ही अहम जो है और बहुत ही करीब और वफ़ादार आदमी जनरल फैज़ को वहाँ से हटाया, क्योंकि उन्हें भी उनके ऊपर शक पैदा हो गया था कि ये गालिबन मेरा अब इतना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं रहा और शायद इमरान ख़ान का करीबी बन चुका है। जो भी था उनको हटाया गया और नदीम अंजुम को लाया गया। अब ये बात भी तकरीबन सब मान चुके हैं या मानते हैं कि जनरल बाजवा आखिरी दिन तक आर्मी चीफ़ दोबारा नहीं 4 बारह बनना चाहते थे, और इसी के लिए सारी गेम की गई थी, इसी के लिए वो सारा जो नो कॉन्फिडेंस मोशन और सब कुछ हुआ। लेकिन आखिरी मौके पे जिन्होंने जनरल बाजवा को दगा दी, जहाँ एक तरफ नून लीग, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ वगैरह तो हैं ही, दूसरी तरफ उनके अपने DGISI जनरल नदीम अंजुम भी थे जो वो ख़ुद लाए थे और उनको वहाँ बिठाया था। क्योंकि उस वक़्त जनरल नदीम अंजुम ने अपना जो वज़न है वो नए जिसको वो लगाना चाहते थे शरीफ आसिम मुनीर साहब, उनकी तरफ डाला। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि नदीम अंजुम जो हैं वो एक मोहसिन हैं आसिम मुनीर साहब के। मोहसिन इसलिए हैं कि जिस वक़्त ये अपॉइंटमेंट हुई थी, DGISI एक ऐसा ओहदा होता है कि अगर वो थोड़ी सी भी चीज़ें हिलाए, तारे हिलाए, तो ये जो इतने आसानी से उस वक़्त अपॉइंटमेंट हो गई और नए आर्मी चीफ़ आ गए, ये ना हो सकते। लेकिन फिर हमने देखा कि आसिम मुनीर साहब ने कमाल खूबसूरती से उनका पता साफ़ किया। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि उनको भी एक्सटेंशन, और अमेरिका में अगर एक्सटेंशन नहीं तो अमेरिका में इवन सफ़ीर लगाने के सिफारशी कौन थे? नवाज शरीफ साहब। और फिर उनका पत्ता ऐसा साफ़ हुआ कि नदीम अंजुम साहब मासवाए शरीफ ख़ानदान के फैमिली फंक्शंस के अंदर मेहमानों को वसूल करने के अब उनकी कोई और इस वक्त चीज़ नहीं रह गई है। अब ऐसा ही कुछ सिनारियो आसिम मलिक साहब का बन रहा है। आसिम मलिक साहब जो हैं, इन्हें भी आसिम मुनीर साहब लाए थे और इस वक्त वो ऑलमोस्ट सीनियर मोस्ट भी हैं पूरी फ़ौज के अंदर, और वो एक जर्नैली इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जर्नैली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। वालिद भी जर्नैल थे, आगे पीछे सज्जे खब्बे उनके जर्नैली जर्नैल हैं, और वो अपने आप को बाकायदा तौर पर एक थॉरोब्रेड या कहते हैं ना ब्लू ब्लडेड जर्नैल समझते हैं। अब आसिम मलिक साहब की सिफारशी जिस दिन से बने हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, तो उस वक़्त से तो आसिम मुनीर साहब की आंखों में इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं रह गया। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और ब्रेकिंग चीज़ हम आपसे शेयर करते हैं कि पिछले कुछ दिनों से तवातर के साथ इस वक्त पोजीशन ये है कि एक तरफ आसिम मलिक साहब हैं, वो हमें अमेरिका के सऊदीया के दौरे में पैक्ट हुआ हमारा सऊदीया से, सो कॉल्ड हमारी हुकूमत, सऊदी हुकूमत यही कह रही है कि जनाब इस सदी का सबसे बड़ा पैक्ट हो गया है और ये खित्ते की पूरी पॉलिटिक्स चेंज होगी वगैरह वगैरह। लेकिन वहाँ पे हमारी इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के चीफ़, जो नॉर्मली हमें हर जगह साथ होते हैं, वो मौजूद नहीं थे। अब इस वक्त जनाब आसिम मुनीर साहब जो हैं वो यूरोप, बरतानिया में हैं और अमेरिका भी जाने के लिए परवाज़ भरने वाले हैं, और उस दौरे के ऊपर भी आसिम मलिक साहब नहीं हैं। आसिम मलिक साहब इस वक्त कहाँ हैं? आसिम मलिक साहब इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो ज़्यादा वक्त इस वक्त अपना इस्लामाबाद और पिंडी में गुजार रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से तवातर के साथ उन्हें एक शख्स जो है वो बार बार जाके बड़ा लंबा लंबा मिल रहा है, और वो शख्स कौन है? उस शख्स का नाम है राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इस वक्त बड़ी लंबी लंबी नशिस्तें DGISI के साथ कर रहे हैं, और ये नशिस्तें जो हैं ये कोई उनके दफ्तर के अंदर नहीं हो रही हैं, अपारा में नहीं हो रही हैं, किसी सेफ़ हाउस में नहीं हो रही हैं, बल्कि DGISI के घर के अंदर, चकलाला के अंदर हो रही हैं। अब ये नशिस्तें किस लिए हैं, इसके बारे में आसिम मुनीर साहब कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं, ये बातें भी ऐसी हैं जो गर्दिश कर रही हैं। और राना सनाउल्लाह साहब के बारे में आप जानते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब
ना सिर्फ नवाज़ शरीफ के चिट्टे काले सारे कामों करने के वो माहिर हैं, बल्कि ये जो मोहल्लाती साजिशें होती हैं इनका बड़े अरसे से हिस्सा रहे हैं। और जो ले दे की पॉलिटिक्स होती है और फिर जो जिसे कहते हैं ना कि जहाँ पे ताने मिलाए जाते हैं और बहाने मिलाए जाते हैं, उसमें भी राना सनाउल्लाह जो हैं वो अपना काफ़ी ज़्यादा ये कहते हैं ना एक्सपीरियंस और एक्सपायर रखते हैं। अब राना सनाउल्लाह जो हैं इस वक्त काम अदा कर रहे हैं नवाज़ शरीफ के लिए। जो राना सनाउल्लाह साहब ने, अब अगर मैं आपको तारीख़ के दारीचे में ले चलूँ तो राना सनाउल्लाह साहब ने ऐसी ही कुछ खिदमात जो हैं उस वक़्त सर अंजाम दी थी जब मुशर्रफ प्रेसिडेंट था, और उस वक़्त जुडिशल मूवमेंट शुरू हो चुकी थी, जजेस लॉयर्स मूवमेंट शुरू हो चुकी थी, और राना सनाउल्लाह उस वक़्त यही किरदार अदा कर रहा था जो आज वो अदा कर रहा है जनरल आसिम मलिक साहब के साथ। उस वक़्त ये किरदार अदा कर रहे थे चौधरी मोहम्मद इफ्तिखार साहब के साथ, यानी कि इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ, और उनके साथ जो उस वक़्त रब्ता था, सारा कुछ था नवाज़ शरीफ का, वो बवसातत राना सनाउल्लाह हो रहा था। और उस वक़्त की आईएसआई के साथ भी राना सनाउल्लाह ही साहब के जो थी वो राब्ते थे और वो तमाम काम वो कर रहे थे। अब उसी राना सनाउल्लाह साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा तौक़ुफ़ करके आप सोचिए कि चलें ये मुलाकातों से क्या होता है। असल में तो जो नोटिफिकेशन है वो तो करना है और उन्होंने करवाना है। और नोटिफिकेशन के बारे में तो हम ये बता चुके हैं कि नोटिफिकेशन तो होता है इस तरह से कि जब समरी चलती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, तो वो सादी समरी नहीं चलती, उस समरी के साथ जनाब 111 ब्रिगेड भी चलती है। कुछ जर्नैल जो हैं सदर के पास होते हैं, कुछ जर्नैल जो हैं वज़ीर-ए-आज़म के पास होते हैं, और सेक्शन अफसर और डिप्टी सेक्रेटरी पीछे डिग्गी में होता है कि जिधर जिधर मोर मारनी है, साइन करना है, वो उधर दस्ती हो जाएगा। इन चीज़ों में किसी किस्म का भी लूज़ एंड नहीं छोड़ा जाता है। ये तो हो गया मामला जनाब आसिम मुनीर साहब की जो है नोटिफिकेशन का, और वो नोटिफिकेशन करवा कर रहेंगे, और उन्होंने नोटिफिकेशन 5 साल का करवाना है। अब ये तो हो गया तय। लेकिन अब इस सारे मामले में कल मेरी डिस्कशन हुई साबिर शाकिर साहब से भी और इमरान रियाज साहब से भी, और उस समय हमने डिस्कस किया कि हुक्म का एक इक्का जो नवाज़ शरीफ के हाथ में है, और वो वाहिद इक्का है, और वो इक्का है जनाब नोटिफिकेशन पे दस्तखत। क्योंकि अगर नवाज़ शरीफ को, अब ये भी एक सिनारियो सुन लीजिए कि क्योंकि अगर नवाज़ शरीफ को कहीं से भी सपोर्ट हुई, कहीं से भी कोई ऐसी हवा आई कि जहाँ पे वो किसी भी और शख्स को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए उनका नाम डाल देते हैं उस नोटिफिकेशन के ऊपर, बवसातत शहबाज शरीफ के, जो कि ख़ुद बहुत बड़ा सवालिया निशान है, तो फिर क्या होगा? ऐसी सूरत में अगर कोई सपोर्ट हासिल है तो फिर क्या होगा? ऐसा काम माजी में भी नवाज़ शरीफ साहब ने किया था, और अपने उस वक़्त के DGISI ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को उन्होंने आर्मी चीफ़ बना भी दिया था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका था। क्यों? क्योंकि उस वक़्त मुशर्रफ साहब के जो वफ़ादार कमांडर्स थे उन्होंने मूव की, और मूव करके उन्होंने पूरा सिस्टम टेक ओवर कर लिया। और फिर नवाज़ शरीफ गिरफ़्तार भी हुए, उन पर त्यारा हाईजैकिंग का केस भी बना, करप्शन वप्शन ये सारे केसेस बने, और फिर वो लंबी दास्तान आपको पता है। इसीलिए इस दफ़ा ऐसे किसी भी शरारत से पहले नवाज़ शरीफ साहब ने अपने आप को सेफ कर लिया है। बाकी जो नवाज़ शरीफ का किस्सा है कि नवाज़ शरीफ क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, या उनके अंदर कीना कितना है, और किस किस्म के मामलात वो देखते हैं, और किस तरह से नवाज़ शरीफ अपनी आँख से आगे किसी को नहीं समझते, ये आप हमारा साबिर शाकिर साहब के साथ एक बड़ी लंबी हमारी कल रात को नशिस्त हुई, कोई घंटे का हमारा वो वीलॉग होगा, वो ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर आपको ये तमाम बातें मिल जाएंगी। मैं उसको यहाँ रिपीट नहीं करना चाहता। अच्छा जी, ये तो अब हो गया मामला। अब सिचुएशन ये है कि अगर आसिम मलिक साहब की इस वक्त, क्योंकि उनकी एक्सटेंशन या उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो ड्यू है अक्टूबर में, अब इस हालात के अंदर आसिम मुनीर साहब क्या कर सकते हैं? आसिम मुनीर साहब ये कर सकते हैं कि फिर बिल्कुल वो अपने आप को असर्ट करें और कहें भाई तुम होते कौन हो, मैं तुमको बनाने वाला हूँ, सब कुछ करने वाला हूँ, 2-4 पटिशनों की मार हो तुम सारे के सारे, ये मामला वो ख़त्म भी कर सकते हैं। दूसरी जानिब आसिम मुनीर साहब ये कर सकते हैं कि आसिम मलिक साहब की टिल फर्दर ऑर्डर जो है वो अभी करा देते हैं, और अपना नोटिफिकेशन और तमाम चीज़ें इशू होने के बाद वो फिर इनका भी जो है वो काम तमाम कर सकते हैं। या फिर दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि आसिम मलिक साहब जो हैं उनका कोई दाव चल जाए, और नवाज़ शरीफ साहब जो इस वक्त अपने वॉल शॉल फ्रेश करा रहे हैं और उनकी बात उनका भाई मान ले। अब भाई जो है ना, देखिए भाई को एक बात तो पता है अपने बड़े भाई की, शहबाज को, और उसको बात ये पता है कि अगर नवाज़ शरीफ के बस में होता और अगर नवाज़ शरीफ की चीज़ होती
तो शहबाज शरीफ ने कभी वज़ीर आज़म नहीं बनना था, इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। नवाज़ शरीफ ने किसी फतूनाई को वज़ीर आज़म बना देना था, नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनाना था। ये भी उनकी एक साइकी का हिस्सा है। तो खैर ये तमाम चीज़ें सामने हैं। मैं ये पूरा किस्सा आपको सिर्फ इसलिए महज सुना रहा हूँ कि जनाब हमने आपको कहा था कि इस वक्त हमारे स्टेक्स कोई नहीं है, क्योंकि आसिम मलिक रहें, आसिम मुनीर रहें, जनाब हमारे साथ तो उन्होंने ज़्यादती करनी है। तो उसके लिए तो हम हर वक्त हम वक्त तैयार रहते हैं। सिर्फ ये है कि ये जो शुगल लगा हुआ है इसके अंदर आप देखिए कि कहते ना कि हमारे मुल्क का क्या बनना है, वो भी अपनी जगह एक चीज़ मौजूद है। लेकिन कम अज़ कम आप ये इंजॉय करें इस बात को, पॉपकॉर्न्स लेकर बैठ जाएं कि किस तरह हमारे मुल्क में हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। किस तरह हमने देखा जनाब जनरल कियानी साहब ने मुशर्रफ साहब को चलता किया, किस तरह हमने देखा कि आपके ये जो हजूर रिसेंट थे नदीम अंजुम साहब ने जनरल बाजवा को चलता किया, और किस तरह से अब देखते हैं कि आसिम या आसिम इसमें से क्या बचता है क्या निकलता है। ये खेल चलता रहेगा। जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है वो यही है कि इन तमाम हालात में इनके हालात तो बदल सकते हैं, इनके चेहरे तो बदल सकते हैं, लेकिन हमारे हालात जो हैं या पाकिस्तान के हालात जो हैं वो फ़िलहाल मुझे कहीं से भी बदलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम तौक़ुफ़ करते हैं। आगे 2-3 बातें और बड़ी अहम करनी थी। एक बात जो है जिसके ऊपर अभी मैंने थोड़ी देर कबल एक्स के ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है, वक्त मिलिए तो उसे ज़रूर पढ़िएगा, उसकी बाबत मैं थोड़ी सी बातें करना चाह रहा हूँ। और वो है जनाब गंडापुर साहब ने कल जो आपको जहाँ पता है कि तीरा वाला वाक़या हुआ, और उसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब ने कल एक पेशावर में किसी जगह बात करते हुए ये कहा कि जनाब कानून और आइन के मुताबिक फ़ौज जो चाहे कर सकती है, फेडरल गवर्नमेंट जो चाहे कर सकती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हम तो जनाब इनके ख़िलाफ़ हैं, हम धमाकों के भी ख़िलाफ़ हैं, और हम ये बमबारी के भी ख़िलाफ़ हैं, और ड्रोन्स के भी ख़िलाफ़ हैं, लेकिन मैं इनको रुकवा नहीं सकता। अच्छा जी, अब इसमें मेरी अर्ज़ ये है कि गंडापुर साहब, पहली तो बात ये है कि चलें कम अज़ कम इतना तो कुफ्र टूटा कि आपने ये कहा कि आप इसके ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि चलें हम ये इस बात की तो आपको दाद दे देते हैं कि ये ईमान की सबसे निचली जो है वो तय है या निचली सतह है जिसके ऊपर आप खड़े हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा एक मशवरा देना चाहते हैं कि अपनी आप इस ईमान की सतह को थोड़ा सा खुदा के लिए बुलंद करें, क्योंकि आप कोई आम माजे गामे नहीं हैं। आपको इमरान खान ने चीफ़ मिनिस्टर के तौर पर चुना है, और आप एक सूबे के चीफ़ मिनिस्टर हैं, एक ऐसे सूबे के चीफ़ मिनिस्टर हैं जहां तवातर 3 टर्म्स से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, और आज भी उस सूबे में उसकी इमरान खान की जितनी सपोर्ट है उसकी कोई नज़ीर हमें नहीं मिलती तारीख़ के अंदर। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इमरान खान एक बहादुर आदमी है, वो अवाम की बात करता है, वो अवाम की सियासत करता है, और आपको भी ये करने की ज़रूरत है। ये जो बहानेबाजी है कि आपके इख्तियार में नहीं है, ये हम नहीं मानते और इसको हम रिजेक्ट करते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमने बड़ा डिटेल से आपको लिख दिया है। इसमें पहली बात ये है कि जानो माल का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो तो आपने करना है। वो आपके जो चाहे आपकी सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है, शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, चाहे आप पाकिस्तान के कवानीन को उठा कर देख लीजिए, इंटरनेशनल को उठा कर देख लीजिए, राइट टू लाइफ मौजूद है। और फिर जब इस किस्म का मिलिट्री एक्शन कोई भी होता है तो उसमें एक प्रिंसिपल होता है प्रोपोर्शनैलिटी का। आपको सवाल ये उठाना है कि क्या ये जो इस वक्त जेट बमबारी की जा रही है, ये किसी तरीके से भी प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल के ऊपर पूरा उतरती है। हम एक लम्हे के लिए ये मान भी लेते हैं कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि मिलिट्री ऑपरेशन हो इन इलाकों के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो मिलिट्री एक्शन के जो कवायद व ज़वाबित हैं वो क्या होंगे? क्या आप सीधा जेट्स के साथ बमबारी करेंगे ऐसे इलाकों में जहाँ पे सिविलियन पॉपुलेशन मौजूद है? क्या आप बतौर सूबाई हुकूमत के ये सवाल नहीं उठा सकते कि आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी इंटेलिजेंस की, जिसकी बेस के ऊपर आपने एरियल बमबारी कराई और जिससे 25 मासूम लोग मारे गए? और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली दफ़ा हुआ है। अगर हम देखें तो एक तसलसल के साथ ये सिलसिला चला आ रहा है कि ट्राइबल एरिया में ऑपरेशन के नाम के ऊपर, चाहे वो माइंस हों, जेट बॉम्बिंग हो, मार्टर गोले हों या ड्रोन्स हों, तवातर के साथ सिविलियन आबादी जो है उसका निशाना बनती है। इसका वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इवन जब ये मिलिट्री एक्शन किया जाता है और ये नेसेसिटी होती है, उसके अंदर भी जिस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता है वो है कि क्या ये करना ज़रूरी है या नहीं है, और कितनी सर्टेनिटी है इसको करने की कि इसमें सिविलियन हार्म नहीं होगा।
और चूँकि इसमें कोई सवाल नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए आप जो हैं वो खुलेआम जो दिल करता है बटन दबाते हैं और वो काम हो जाता है। बतौर एक सियासतदान के, बतौर एक नुमाइंदा के, जो आप एक इस वक्त उस सूबे के नुमाइंदा हैं अवाम के, आप पे ये फ़र्ज़ है। कुछ स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं। आप लेजिस्लेशन कर सकते हैं केपी असम्बली के अंदर, आप कवानीन ला सकते हैं जो इन मिलिट्री ऑपरेशंस के ऊपर होने वाले नुकसान के ऊपर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू करेंगे। आप एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर के जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर सूबाई हुकूमत की जो रजामंदी है उसको रिव्यू कर सकते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं, बतौर चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफ द प्रोविंस आप ये तमाम एक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त तो आप इमरान खान साहब से जाके मिलने से जो हैं वो कासिर हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप वहाँ जाएंगे तो आपसे बहुत सवाल जवाब होंगे। ये बहुत ज़रूरी है तहरीक इंसाफ के लिए, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में, कि इस किस्म की जो तसाहिल पसंदी है ऐसे मामलात के ऊपर, इसका सदेबाब फौरी तौर पर किया जाए। देखिए, हम हरगिज़ मेरा तो समझिए कि कोई स्टेक ही नहीं है मेरी तरफ से, आप चीफ़ मिनिस्टर हों, कोई और चीफ़ मिनिस्टर हो या कुछ हो जाए, हमारा तो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम तो एक मेरिट बेस बात कर रहे हैं कि आपकी इन हरकतों की वजह से इमरान खान की जो 25 साल की मेहनत है, 25 साल की एक क़यादत है जिसने खैबर पख्तूनख्वा में उसको एक यूनिक लीडर बना दिया है, आप उसको खुदा के लिए बर्बाद ना करें और इस पे थोड़ा सा अगर गौर करें, और हम आपको याद कराते रहेंगे। हमने आपको इसी तरह से माइंस एंड मिनरल के मामले के ऊपर भी टेक्निकली पूरा एडवाइस किया था, पूरी चीज़ें लिख के आपको ओपन लेटर लिखा था। इस तरह से आज भी हमने आपको कुछ सजेशंस दे दी हैं। हम अकले कुल नहीं हैं, आप किसी और को कंसल्ट कर लीजिए, लेकिन इन मामलात को देखिए। आखिर में 2-3 चीज़ें और हैं। एक तो फलक जावेद की गिरफ़्तारी है, इंतहाई फजूल हरकत है, और उस फजूल हरकत से ज़्यादा आप ये देखिए कि जिस तरह से वो हुकूमती जो आपके ये प्रोपेगेंडिस्ट हैं और ये क्या कहते हैं नून लीग वाले हैं, वो फलक जावेद की तस्वीरें लगा के मजाक उड़ा रहे हैं कि फ़लाँ के फ्लैट में थी। ये इंतहाई घटिया और ज़लील हरकत जो है। क्या फ़लक जावेद कोई दहशतगर्द है? क्या फ़लक जावेद ने कोई जनाब आपको उधर तीरा में जाके बम मार दिए हैं? इस वक्त सोशल मीडिया के लोगों को आप टारगेट करने के लिए हर किसी को, तो ये वाली रवायत भी थोड़ी सी ख़त्म होनी चाहिए। और कहाँ हैं हमारे वो लोग जो सारा दिन सर पे दुपट्टा करके सवाल करते हैं कि ये कैसी बात है कि पुलिस गिरफ़्तार करती है और फ़ौरन उसकी तस्वीर भी जो है वो जनाब ये जो दादा मादा तरह के जो गुंडे हैं उनको पहुंचा दी जाती है और वो फिर वो ट्वीटें करते हैं। खैर, ये सिलसिला कब तक रहेगा? चलते चलते चाचू शहबाज शरीफ के ऊपर भी एक कमेंट है, वो मैं आज देख रहा था कि यार एक बंदे की, वो शायद उमर चीमा ने भी एक ट्वीट किया, उसको भी करनी पड़ गई है कि शहबाज शरीफ को एक चीज़ की दाद तो देनी पड़ती है कि चाहे वो, अगर देखिए उसकी जो भतीजी है वो भी बहुत बड़ी परफॉर्मर है टिकटॉक की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो सलाहियत शहबाज शरीफ के अंदर है ना, वो मरियम के पास भी नहीं है। मरियम फिर भी बड़ी तरीके से फेक लगती है, शहबाज शरीफ इतना जेन्युइन लगता है अपनी एक्टिंग के अंदर कि यकीन जानिए कि बंदा एक लम्हे के लिए, वो कहता है ना, स्टैंडिंग ओवेशन देने को दिल करता है। क्योंकि शहबाज शरीफ की अगर आप इस मुलाकात की वो वीडियो देखें, जो बेसिकली चलते हुए सड़क, वो कहते हैं ना, रास्ते में उसने ट्रंप को पकड़ लिया, और उसके बाद उसकी जो वो हाथों की मूवमेंट्स हैं और वो जो पोस्चरिंग करता है और जिस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उससे लगता ये है कि जनाब ग्वाल मंडी में ट्रंप और शहबाज शरीफ जो है ना इकट्ठे, वो जनाब वो बंटे जो होते हैं ना वो खेलते रहे हैं या पतंगे लूटते रहे हैं। इस किस्म की जनाब उनकी वो शख्सियत है, तो ये भी जो है ख़ासा शहबाज शरीफ का है। खैर, अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। मज़ीद ख़बरों और तजदीदात के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।